नमस्कार, स्वागत है आपका साथ हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पंजाब सरकार में फेरबदल, कल कैप्टन के 5 मंत्री हो सकते हैं बाहर। जातिगत जनगणना पर केंद्र को घेरने की तैयारी, विपक्ष को एकजुट करने में लगे तेजस्वी। सुप्रीम कोर्ट के ईमेल के साथ मोदी की तस्वीर विरोध के बाद हटाई गई। पाक ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, भारत का पलटवार। और असम में शांति से जा रहे थे लोग, फिर हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से, और वो है पंजाब की। जी हां, चरणजीत सिंह चन्नी ने, आपने देखा था कि अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी, और उसके बाद उनके दिल्ली दौरे थम नहीं रहे थे। कम से कम 3 बार वो आए, आला कमान से मिले, राहुल गांधी से मिले, और अब खबर आ रही है कि उनका जो नया मंत्रिमंडल है उसके नाम लगभग तय हो चुके हैं। और ऐसा ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण कल यानी कि रविवार को शाम 4:30 बजे होगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो जो पहला सवाल सबके सामने आता है कि कौन रहेगा, कौन जाएगा। तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं जिनकी बात सुनने में आ रही है, और जिन नामों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सील ऑफ अप्रूवल है। जैसे कि नए चेहरों में ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरजीत, तृप्त राजेंद्र बाजवा, मनप्रीत बादल, सुखविंदर सिंह सरखारिया, ये सारे नाम नए चेहरे हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि अमरिंदर सिंह के जो खास जो उनका समर्थन करते थे, जो 5 विधायक जो मंत्री थे, उनको हटाने की बात हो रही है, जिसमें कि गुरप्रीत सिंह, राणा गुरमीत सिंह, सोधी, ये सारे जो तमाम नेता थे जो अमरिंदर सिंह के समर्थक थे, उनकी विदाई हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जब इनका मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कल होगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनसे राजभवन में मिल चुके हैं, उन्होंने नामों की सूची सौंप दी है। और जब ये खबरें आ रही हैं कि कल होगा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, तो सवाल ये उठता है कि अमरिंदर सिंह का क्या होगा, क्योंकि अब इस कैबिनेट में अमरिंदर के कोई समर्थक नहीं है। अमरिंदर अब बिल्कुल एक तरीके से पार्टी से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि पार्टी ने उनको अपमानित किया है। तो अब जो एक घायल शेर होता है, क्या अमरिंदर उस रोल में आएंगे? चुनाव बिल्कुल सिर पर है, और एक नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने करने की कोशिश की है, जिसमें कि दलित मुख्यमंत्री और साथ में एक सिख और एक हिंदू चेहरा लेकर आए हैं। और कैसे इन सारे समुदायों के बीच में कांग्रेस बैलेंस बनाएगी, क्योंकि एक नया प्रयोग है पंजाब की राजनीति में। और इसको लेकर वो कुछ लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन इस पूरे जो एक तरीके से जो शतरंज की चाल अगर आप कहें इस पूरी राजनीति में, तो इसमें अब अमरिंदर का रोल बहुत अहम होगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव की तारीखें घोषित होंगी और जब कैंपेन शुरू होगा, तो उस समय अमरिंदर क्या करेंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर एक घायल शेर के रूप में वो उभरेंगे और अगर अपनी कोई एक नई आउटफिट बनाते हैं, या वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी हाल में हमने देखा था कि बीजेपी को उनसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, और तमाम पंजाब के जो बीजेपी के नेता थे वो उनके समर्थन में बोल रहे थे। तो क्या वो बीजेपी जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल लगता है? क्या वो अपनी अलग आउटफिट बनाएंगे या पार्टी लॉन्च करेंगे? इसकी संभावना थोड़ी लगती है, लेकिन वो क्या करेंगे उनका अगला दांव अभी नहीं पता है। लेकिन अमरिंदर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट नहीं किया गया है, यानी कि अमरिंदर सिंह का जो एक स्टैंप पहले दिखता था, उस स्टैंप को बिल्कुल पूरे तरीके से हाईकमांड ने पंजाब से हटा दिया है। यानी कि अमरिंदर सरकार का एक भी अंश आपको चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार में नहीं मिलेगा। तो एक नए प्रयोग के साथ, नए चेहरों के साथ कांग्रेस चुनाव के बिल्कुल अंत मौके पर अगर लोगों के बीच में पहुंचेगी, तो कैसे मनाएगी? सबसे बड़ी बात यह है लोगों को, क्या लोग उससे कन्विंस होंगे? और ये जो पूरा समुदायों का जो एक्सपेरिमेंट है, ये सफल होगा या नहीं होगा, उसकी संभावना कितनी है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी इस समय बहुत उछल रही है कि उसके पंजाब में प्रोस्पेक्ट्स काफी एम्बोल्डन्ड लग रहे हैं, और उनको जीतने की काफी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं।
इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर जातिगत मतगणना को लेकर है। आपने देखा था कि अभी हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और उसमें कहा था कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है कि जातिगत मतगणना केंद्र सरकार करवाए, क्योंकि ये एक नीतिगत फैसला था 1951 के सेंसस से। और तमाम उन्होंने कारण गिना दिए कि क्यों नहीं जातिगत मतगणना हो सकती। अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी के लीडर हैं, वो एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं और बिहार में एक तरीके से सियासी घमासान इस समय चल रहा है जातिगत मतगणना को लेकर। और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने 33 दलों के नेताओं को पत्र लिखा है, चिंता व्यक्त की है कि ये जो जातिगत मतगणना है ये केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है। आपको ध्यान होगा लालू प्रसाद यादव ने उसी दिन ट्वीट किया था जब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि आप कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी जनगणना आप करवा देंगे, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है आप उसकी जनगणना नहीं कराएंगे। तो उसी चीज को आगे लेकर तेजस्वी यादव बढ़े हैं और विपक्ष को इस पूरे मामले में एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है और तमाम बड़े नेताओं को लिखी है, शरद पवार, मायावती, डीएमके के स्टालिन, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, प्रकाश सिंह बादल, इन सारे नेताओं को चिट्ठियां लिखी गई हैं और कहा गया है कि आप सभी लोगों ने उनका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिलने गए थे तो तब भी था। तो अब इस समय इस मुद्दे पर भी एकजुट होने की जरूरत है। तो अब जातिगत मतगणना विपक्ष को एक बार फिर से ऐसा लगता है कि एकजुट करेगा और एकजुट अगर होता है तो उसके आधार पर किस तरीके से ये विपक्षी पार्टीज अपने आगे का रोड मैप बनाएंगी वो यहां पर अभी तय नहीं है। तो केवल चिट्ठी लिखना, अभी उन्होंने चिट्ठी हवा में लिख दी है। अब जब तक कोई एक प्रॉपर मीटिंग सारे विपक्षी दलों की इस पर नहीं होती तब तक साफ नहीं हो पाएगी तस्वीर। लेकिन हाँ, बीजेपी जो राज्य में बीजेपी है यानी कि बिहार की जो बीजेपी यूनिट है उसका स्टैंड अभी साफ नहीं है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्टैंड अभी साफ नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जातिगत मतगणना को लेकर विपक्षी पार्टीज ऐसा लग रहा है कि इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश करेंगी। और 2024 के चुनाव की मैं यहां पे बात नहीं कर रही हूं, बल्कि 2022 में जब यूपी का चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में, मणिपुर, ये जो तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव है, तो वहां पर भी जातिगत मतगणना का जो मुद्दा है वो कैसे प्ले आउट करेगा। क्योंकि और खासकर अगर यूपी की बात करें तो जहां पर ओबीसी समुदाय काफी बड़ी संख्या में है, तो कैसे ये जातिगत मतगणना का जो मुद्दा है कैसे पलट सकता है। और बीजेपी अलग अलग जातियों को उस समय लुभाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जाट हो। तो ऐसे में जातिगत मतगणना एक बड़ा इशू बन सकता है और हो सकता है कि बीजेपी के लिए इसमें संकट भी खड़ा हो जाए। लेकिन फिलहाल जातिगत मतगणना को लेकर एक बार फिर से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अगर इस पर कोई रोड मैप नजर आता है, जैसे कि एकजुटता पेगासस जासूसी कांड के मामले पर देखी थी। अब आगे देखना होगा कि कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है ये पूरा मुद्दा। इस पर आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जो कि थोड़ी सी हास्यास्पद भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है और जिससे कि जो ऑफिशियल मेल्स भेजे जाते हैं, उन ईमेल्स के फुटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और केंद्र सरकार के बैनर्स नजर आ रहे हैं। और जब ये ईमेल्स वकीलों के मेल बॉक्स में आए तो इन लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया। अब मुद्दा क्या है कि जो रख रखाव है सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट्स हैं उनके डोमेन का, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC करता है, जिसे कि आप हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहते हैं। तो इसका रख रखाव NIC करता है, एक सरकार की ये यूनिट मानी जाती है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और उसके साथ स्लोगन भी इस्तेमाल किया गया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसको इन ईमेल्स के फुटर पे अटैच कर दिया गया। अब जब ये बात वकीलों ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना को बताई तो उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि इन तस्वीरों को हटाया जाए और मोदी जी की तस्वीर की जगह सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाई जाए। तो अब NIC ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाकर सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगा दी है। और ऐसा लगता था कि बाय डिफॉल्ट NIC ने उन तस्वीरों और बैनर्स को लगा दिया था। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही वेबसाइट नहीं, अगर आप ज्यादातर जितने भी ट्राइब्यूनल्स की
आप ऑफिशियल पेज उनके वेबसाइट्स का देखें, चाहे वो आईटैट हो, CAT हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, APTELK हो, या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो, कंपटीशन कमीशन हो, इन सारी वेबसाइट्स के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उन पर एक मूविंग बैनर नजर आ रहा है जिसके की स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए हैं लाइव लॉ पर, और बकायदा उन्होंने बताया है कि देखिए 11:30 बजे या 11:38 पर, 11:42 पर इन बैनर्स को शेयर किया गया है। तो लाइव लॉ एक बहुत ही क्रेडिबल प्लेटफॉर्म माना जाता है लॉ की खबरों के लिए, और उन्होंने स्क्रीनशॉट्स के साथ ये बताया है कि ये जो तमाम ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मूविंग बैनर चल रहा है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रही हूं कि 25 सितंबर 11:39 AM का एक स्क्रीनशॉट है जो कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के ऑफिशियल पेज पर है, और उस पर टीकाकरण को लेकर एक बैनर है जिसमें लिखा गया है थैंक यू मोदी जी फॉर वैक्सीन्स। तो फिर एक और ट्राइब्यूनल की जो वेबसाइट है उस पर आजादी का अमृत महोत्सव, उसका संदेश है और उस पर PM की तस्वीर लगी हुई है। तो इसी तरीके से जो तमाम ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर PM मोदी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि आखिर ट्राइब्यूनल्स इस चीज का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, अपनी जो एक लक्ष्मण रेखा है वो उसे क्यों लांघ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्देश दे सकता है तो ट्राइब्यूनल्स ने इसको क्यों नहीं हटाया। अभी हाल में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संज्ञान लिया था जिस तरीके से ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियां नहीं हुई थी उस पर केंद्र सरकार पर एक कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर या तस्वीर उनके ऑफिशियल पेज पर जाएगी तो ट्राइब्यूनल्स चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा देखिए हमारे वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैनर्स लगे हुए हैं, तो वो चुप हो जाएंगे। यानी कि यहां पर मुद्दा न्यायिक स्वतंत्रता का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने ये बात बिल्कुल अलग कर दी कि सरकार अपनी जगह है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो लक्ष्मण रेखा है वो अपनी जगह है और वो उसे नहीं लांघेगा। और उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी जाए। लेकिन जो ये जितने भी जो ट्राइब्यूनल्स हैं इन पर इस तरीके का जो उल्लंघन हो रहा है ये अपने आप में सबको विचलित करता है। और लाइव लॉ पर भी एक खबर है और तमाम एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को कहा है कि अगर ट्राइब्यूनल्स इस तरीके से गवर्नमेंट के एड्स या बैनर्स लेता रहेगा तो उससे ट्राइब्यूनल्स की जो इंटेग्रिटी है, उसका जो कद है वो कम हो जाता है। और क्योंकि ये ट्राइब्यूनल्स बहुत बार सरकारी केसेस की जांच पड़ताल करते हैं, उनके केसेस की सुनवाई होती है, तो ऐसे में निष्पक्ष कितने हो पाएंगे ये ट्राइब्यूनल्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर सभी लोग इस खबर को देखकर विचलित हैं। क्या आप विचलित हैं इसे देख के? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक निरंतर कोशिश रहती है कि अपनी इमेज को, चाहे वो वैक्सीन सर्टिफिकेट हो, चाहे बिल बोर्ड्स हो, चाहे सरकारी स्कीम्स के बैनर्स हो, उन सभी पर मोदी जी अपनी तस्वीर को गढ़ने से बिल्कुल नहीं बचते, क्योंकि सेल्फ इमेज से वो ऑब्सेस्ड लगते हैं और ऐसा लग रहा है कि सेल्फ प्रमोशन ही उनका एकमात्र लक्ष्य है विकास का। लेकिन वो इस विकास और सेल्फ इमेज की जो होड़ है उसमें ये भूल जाते हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर या फिर ट्राइब्यूनल्स की ऑफिशियल पेज पर अगर इस तरीके की तस्वीर लगाकर आप बैनर्स लगाएंगे तो लोग न्यायिक स्वतंत्रता पर संदेह करने लगेंगे। मोदी जी शायद ये बात समझेंगे धीरे धीरे। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, जो संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। और इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्होंने काफी आलोचना की थी कि किस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर और कहा कि जो सैनिकों की तैनाती है वो पूरी भरपूर है और उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट काट दिया गया है जबकि इंटरनेट की बहाली हो चुकी है कश्मीर में। फिर उन्होंने कहा कि 13,000 कश्मीरी युवक को प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने भी ये भी कहा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको डिटेन कर दिया गया है, जबकि असलियत ये है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सबको छोड़ दिया गया है। तो गलत तर्क उन्होंने दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जनमत संग्रह कराने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। और साथ में सैयद शाह अली गिलानी जो कि सेपरेटिस्ट लीडर थे जिनकी हाल में मौत हुई थी, तो उनकी अंत्येष्टि को लेकर भी उन्होंने उसका उल्लेख किया। और लेकिन भारत ने एक इसका
कड़ा जवाब दिया है और भारत ने जो अपना अधिकार है राइट टू रिप्लाई का उसको एक्सरसाइज किया। और जो उनकी यंग बहुत ही दिलेर जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं स्नेहा दुबे, उन्होंने सारे तर्कों को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रखा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं उनको एक फ्री पास देता है देश के लिए और वहाँ पे टेररिस्ट आराम से घूम सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अग्निशामक बनकर और आग लगाता है, ये बात स्नेहा दुबे ने कही। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देता है अपने ही छत्रोछाया में, उससे दुनिया में बहुत सारे लोगों का इससे नुकसान भी हुआ है और तमाम ये बातें कहीं। फिर साथ में स्नेहा दुबे ने ये भी कहा कि हम गुजारिश करते हैं और अर्ज करते हैं पाकिस्तान से कि जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन है भारत की जो भारत की जो ज़मीन है उस पर पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है वो उसको खाली कर दे। और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को डिफेंड करना ये बिल्कुल अस्वीकृत होगा। और साथ में क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उठाया था और बार बार भारत की आलोचना होती है कि कश्मीर में डिसेंट को दबाया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, तो उसी का मुंह तोड़ जवाब दिया स्नेहा दुबे ने। और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी तमाम चीज़ें इस बात को लेकर डॉक्यूमेंटेड हैं कि विरोधाभास को वहाँ पे पूरी तरह से दबाया जाता है, अचानक लोग किस तरह से गायब हो जाते हैं, फॉर्स डिसअपियरेंसेस की खबर आती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। इसलिए पाकिस्तान अपने आप को देखे और ना कि भारत को। तो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उछालने की कोशिश की है, लेकिन जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी जो देश हैं उनको यही लगता है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान को मिल बैठकर इस पर बातचीत करनी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दिन पता नहीं कब आएगा, क्योंकि जब भी कुछ थोड़ी सी भी पहल होती है तो कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि भारत और पाकिस्तान दोनों कई कदम पीछे चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर का मुद्दा, जिसे कि सारे विश्व के देश द्विपक्षीय मुद्दा मानते हैं, उस पर कभी कोई हल पाकिस्तान और भारत के बीच में निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसको लेकर अब बहुत बड़ा संदेह है। लेकिन दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को खेलते हैं दोनों देश। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को ये लगता है कि वो अपने देश के लोगों को तभी जवाब दे पाएगा जब कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, और भारत में जो राष्ट्रवाद की जो राजनीति होती है उससे ये लगता है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे अगर आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे तो आपकी वाहवाही होगी और आपकी एक जीत मानी जाएगी। तो दोनों देश अपनी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है उनको एड्रेस करते हैं और गंभीरता से नहीं, सिर्फ जिंगोइज्म के लिए और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखिए हम एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं कश्मीर के मुद्दे पर जब अंतर्राष्ट्रीय फोरम आता है। लेकिन स्नेहा दुबे ने इस बात को भी कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम जो यूएन जनरल असेंबली का है ये उसकी छवि को खराब करता है, क्योंकि एक बायलैटरल मुद्दा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठाते हैं तो ये तमाम चीजें लोगों ने कही है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जो द्विपक्षीय मुद्दा है वो बार बार यूएन जनरल असेंबली में उठाने का मकसद क्या है, सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और सिवाय इस बात को लेकर कि आप अपने देश को के लोगों को जिंगोइस्टिकली थोड़ा सा जवाब दे पाएंगे और चुनाव में जब आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो और भारत में हो, कि देखिए हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान बोलेगा कि देखिए हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो क्या वाकई में ये दोनों देश कश्मीर के मसले पर गंभीर हैं? मुझे इसमें संदेह है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर में असम की, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं सीपाझार यानी कि दरांग डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कि एक मृतक की लाश के ऊपर एक कैमरामैन जिसका नाम था बिजॉय बोनिया, वो उसके सीने पर, लाश के सीने पर कूद रहा था और उसके बाद असम की पुलिस ने उसे गले लगाया। फिर एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक स्थानीय जो नागरिक है, निवासी था, वो एक हाथ में अपने डंडी लेकर आगे बढ़ रहा था और पुलिस ने उसको सीने में गोली मारी। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैर में गोली मार सकते थे तो आपने सीने में गोली क्यों मारी? अब ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो राज्य सरकार का, असम की राज्य सरकार का प्रस्ताव था कि एक रिटायर्ड जज के अंदर ये पूरी अंडर एक जांच होनी चाहिए, तो उस प्रस्ताव को ऑल
असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने इसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा जज से कराई जाए जांच और चीफ जस्टिस इसकी निगरानी करे। और ये पूरा जो मामला था ये हिंसक क्यों हुआ, क्योंकि अतिक्रमण हटाने को लेकर ये हिंसा बढ़ी। और जो रिजल्ट सरकार है ऑल इंडिया माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, उन्होंने वायर से बातचीत में कहा कि 20 सितंबर तक ये पूरा जो प्रोसेस है अतिक्रमण हटाने का, लोगों से बातचीत करने का, उनको रिहैबिलिटेट करने का, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था। और अचानक और कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं और वो टीन टप्पड़ अपना अलग से नहीं लगा सकते, पानी पीने के पानी की और टॉयलेट की दिक्कतें बताई, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती करना शुरू किया और उसके बाद ये हिंसक वारदात आगे बढ़ी। अब आपको बता दें कि पुलिस ने जबरदस्ती क्यों किया, इसको लेकर अब राज्य सरकार इसका जवाब दे। लेकिन जो लेखक और वहां के जो वरिष्ठ नागरिक हैं हिरेन गोहेन, उन्होंने इस पूरी घटना के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है कि किस तरीके से आरएसएस मुस्लिमों को शिकार बनाना चाह रहा है। और इसकी वजह से जो एक और वजह है कि जो जमीन खाली कराई जा रही है, वहां पर एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी, तो उसमें कॉरपोरेट माफिया, जमीन माफिया कब्जा करके उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं। तो ये पूरा जो मुद्दा है, इसकी वजह से पुलिस ने जबरदस्ती की, राज्य सरकार की जबरदस्ती इसमें नजर आती है। लेकिन शिकार कौन हुए? जो वहां के स्थानीय लोग हैं, और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि उस गोरीखूटी गांव में बहुत सारे मुसलमान परिवार थे और कई लोगों ने अलग अपना घर बना लिया था। सरकार ने उनको ये भी बोला था कि उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जो मुस्लिम समुदाय के थे और उनको जगह नहीं मिली और हिंसा बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिमंता बिस्वा सारमा मुसलमानों को इस तरीके से खास समुदाय के लोगों को शिकार क्यों बना रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाना चाह रहे हैं? क्या वो आरएसएस का जो एजेंडा है कि मुस्लिमों को निशाने पर रखो, टारगेट पर रखो, आरएसएस का जो एजेंडा है, क्या वो उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल योगी जी का दूसरा अवतार बनना चाह रहे हैं? कई लोग ये भी कह रहे थे कि सर्बानंद सोनोवाल एक मॉडरेट फेस थे और हिमंता बिस्वा सारमा बिल्कुल अपने चरम सीमा पर और बिल्कुल जो एक क्रूर अवतार है उसमें नजर आ रहे हैं, इसलिए वो ना आगे देखते हैं ना पीछे। और हिमंता बिस्वा सारमा की सरकार में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई एक हिंसक वारदात ऐसा लग रहा था कि वो हैंडल नहीं कर पाए। पहले शिलोंग का मामला सामने आया और अब सीपाझार दरांग का ये मामला है। तो क्या ये सारा मुद्दा जो अतिक्रमण का है, जिसे विकास से बीजेपी जोड़ती है, इसमें कहीं ना कहीं साथ में मुसलमानों को शिकार भी बनाने की कोशिश की जा रही है? और जो पॉलिटिकल एजेंडा है आरएसएस का और बीजेपी का, उसको ऐसा लग रहा है कि पूरा कर रहे हैं हिमंता बिस्वा सारमा। तो क्या योगी जी का दूसरा अवतार बनेंगे? इस पर आपका फीडबैक क्या है, मुझे जरूर बताइएगा। 5 बड़ी खबरों में सुनिए सच की इतना ही। और मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।